हेलो एवरीवन, ये हम लोगों का फोर्थ टर्न है जिसमें आज हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 से लेके 23 से लेके 51A तक चलेंगे। मतलब मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये तीन चीज़ें आज कंप्लीट हो जाएंगी। सबसे पहला आर्टिकल देखें, आर्टिकल 23, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि जैसा कि नाम, ये आपको हेडिंग याद रखना है, पूछा जाता है कि जो मानव है उनको दुर्व्यापार या फिर उन्हें बेगार के लिए या किसी ऐसे काम के लिए जिसमें उनको बलपूर्वक यूज़ किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, इन सब से मना किया जाता है। अनुच्छेद 24 कहता है भारतीय संविधान का, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। जो भी संकटग्रस्त जगहें हैं, कारखाने हैं, वहाँ पर 14 साल से कम आयु के बच्चों को, बालकों को काम पर नहीं रखा जाएगा, ये कहता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 25 इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट नोट आता है इस पर। 25वां आर्टिकल कहता है भारतीय संविधान का कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। क्या मतलब है? इसमें सिर्फ आपको तीन चीज़ें याद रखना है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, और इसमें अन्य भागों के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को, जो भी भारत में रह रहे हैं, सारे व्यक्तियों को अपने अंतःकरण की और अपने धर्म को पूरी तरह से मनाने की, उसके धर्म की तरह आचरण करने की पूरी आज़ादी है, और इस बात का सारे धर्मों के व्यक्तियों को समान अधिकार है। ये कहलाता है अनुच्छेद 25। इससे रिलेटेड हमने आपको पिछले टर्म पर एक केस लॉ भी पढ़ाया था, कर्नाटक राज्य का था, 2022 का पढ़ा चुके हैं हम इससे संबंधित केस लॉ, उसको ध्यान रख लीजिएगा। फिर आ जाइए आप आर्टिकल 26 पर। 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। मतलब कोई भी व्यक्ति जो हिंदुस्तान में रह रहा है उसको लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक समुदाय के व्यक्ति को क्या है, निम्नलिखित स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। पहली, धार्मिक और पूर्त प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार। कहने का मतलब है कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, वो क्या कर सकता है, धार्मिक और पूर्त कार्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, उनका पोषण कर सकता है। दूसरी बात, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का, अपने धर्म से रिलेटेड कोई भी कार्य करने का उसको स्वतंत्रता है। तीसरी बात, ऐसे धार्मिक कार्यों के लिए जंगम और स्थावर, मतलब मूवेबल हो चाहे नॉन मूवेबल हो, प्रॉपर्टी को अर्जन करने और स्वामित्व का अधिकार है। चौथी और आखिरी बात बता दी गई है अनुच्छेद 26 में कि ऐसी संपत्ति जो विधि के अनुसार आपने प्राप्त की है, अर्जित की है, बनाई है, उसको विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार है, जो भी धार्मिक संस्था से संबंधित प्रॉपर्टी है। 27वीं धारा ये कहती है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। कहने का मतलब है, इसमें हमने लिख दिया बाध्य नहीं किया जाएगा। इसका मतलब समझ लीजिए क्या है। कोई मान लीजिए विशेष धर्म का व्यक्ति है और दूसरे समुदाय के व्यक्ति से किसी अपने धर्म के लिए कोई चीज़ मांगता है, धन संपत्ति कुछ मांगता है, तो आप बाध्य नहीं है कि आप उसको संपत्ति दें। अगर आपकी मर्जी है, आपकी आस्था है तो आप दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको विवश नहीं किया जाएगा। फिर आर्टिकल 28 में आ जाइए कि 28 आर्टिकल कहता है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। क्या मतलब है कि जो भी संस्थाएं हैं, पहला पॉइंट इसमें बताया गया कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर राज्य ने या राज्य जिस संस्था का इस या किसी शिक्षण संस्था का प्रशासन कर रहा है, या राज्य ने कोई इस पर्पज से कोई धार्मिक संस्था बनाई हुई है जिसमें सिर्फ और सिर्फ धर्म से रिलेटेड शिक्षा दी जाए, कोई ऐसी संस्था बनाई राज्य ने और उसका राज्य प्रशासन कर रहा है जिसमें धार्मिक शिक्षा दी जाए, तो ऐसी बात पर
ये जो खंड 1 की बात है वो लागू नहीं होगी। फिर आप आ जाइए, ये डिटेल्ड क्वेश्चन आता है आर्टिकल 29, बहुत डिटेल में पूछा जाता है, समझ लें आर्टिकल 29 क्या कह रहा है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इस अनुच्छेद के पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में या भारत के किसी भी भाग में जो भी नागरिक रह रहे हैं उन सबको, जो भी भाषा और लिपि के या संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यक हैं वो लोग, तो ऐसे सारे व्यक्तियों को पूरी तरह से आज़ादी है कि वो अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखें। दूसरी बात कही गई है, दूसरा उपअनुच्छेद है अनुच्छेद 29 का, कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। या आप जब हम आपको आर्टिकल 15 और 16 पढ़ा रहे थे वहाँ पर 29(2) की बार बार बात आई थी, तो 29(2) यही उपअनुच्छेद है 29 का, कि इसमें कहा गया है कि राज्य से पोषित या राज्य से निधि पा रही हैं, सहायता पा रही हैं जो शिक्षण संस्थाएं, तो ऐसी शिक्षण संस्थाएं में किसी भी भारतीय नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बात है। फिर आ जाइए आप आर्टिकल 30 में, अनुच्छेद 30 क्या कह रहा है। शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग, पहले तो बात समझ लें इसका उपअनुच्छेद 1, अल्पसंख्यक का मतलब है धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। ठीक, जो भी भारत में धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी रुचि की शिक्षण संस्था की स्थापना कर सकते हैं, उसका प्रशासन कर सकते हैं, ये उनका मौलिक अधिकार है। इसी अनुच्छेद 30 का उपअनुच्छेद 2 में बताई गई है कि शिक्षण, जो भी शिक्षा संस्था है जिसको राज्य से सहायता मिल रही है, निधि मिल रही है, मदद मिल रही है, तो राज्य किसी भी आधार पर जो कि धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है, ऐसी शिक्षण संस्था को के साथ विभेद नहीं करेगा। कहने का मतलब है शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वो धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। मतलब कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा शिक्षण संस्थाओं के संबंध में, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्गों की हो चाहे सामान्य शिक्षण संस्थाएं हो, सबके लिए समान अधिकार है, समान दायित्व है और समानता है। फिर एक अनुच्छेद आपके आर्टिकल में है 31 खा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों का ये अनुच्छेद 31 खा, क्योंकि ये नवी अनुसूची अगर आपसे नवी अनुसूची बोले, 9वीं अनुसूची बोले, तब भी आप अनुच्छेद 31 खा को लिख दें, पूरा आपका मैटर है इसमें लिखा हुआ। केस लॉ भी एक दिया हुआ है हमने इसमें, इसको पहले तो समझ लें क्योंकि वर्ड्स बहुत टिपिकल हैं, तो थोड़ा सा हमारी बात को समझेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे, क्योंकि आप लोग छोड़ देते हैं इसको। इसमें एग्जैक्टली चूँकि नवीं अनुसूची में बहुत सारे अधिनियमों की बात हुई है, बहुत सारे विनियमों की बात हुई है, तो इसमें ये कहा गया है क्योंकि बहुत सारे अधिनियम विनियम कहीं ना कहीं जो ये आपका मौलिक अधिकार वाला भाग है, भाग 3, इसके असंगत हैं। बहुत सारे अधिनियम नियम ऐसे हैं जो इनको इस भाग से संबंध के इस भाग का अपोज करते हैं या विपरीत हैं या कहीं ना कहीं इससे भिन्न हैं। तो ऐसे अधिनियम हो चाहे इस भाग से विसंगत हो, असंगत हो, चाहे अधिनियम हो या विनियम हो, वो किसी भी आधार पर शून्य नहीं होंगे। और किसी न्यायालय ने अगर ऐसा निर्णय दे दिया है जो इस नवी अनुसूची में आधारित अधिनियम विनियम के आधार पर है, और ऐसा निर्णय अगर मान लीजिए फाइनली
इस तरह के परिणाम दे रहा है कि वो मौलिक अधिकार या इस भाग में जो अधिकार आपको प्राप्त है, हम लोगों को प्राप्त है, उनका उल्लंघन कर रहा है या उनके अधिकारों को न्यून कर रहा है या उनको छीन रहा है, तब भी वो निर्णय विधिपूर्ण होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर कहीं पर सवाल उठता है तो ऐसा जो विनियम या अधिनियम है उसको, उस मामले को विधानमंडल में उठाया जाएगा और विधानमंडल उस पर नियम बनाए या उस विनियम को संशोधित करे या उसको निश्चित कर दे। जब तक कि वो विनियम अधिनियम परिवर्तित है तब तक उस पर आधारित सारे न्यायालय के निर्णय विधिपूर्ण होंगे और विधानमंडल पर रखने के बाद उस अधिनियम विनियम को विधानमंडल द्वारा संशोधित करने के बाद या निश्चित करने के बाद या उसमें उपांतरण करने के बाद जो भी परिस्थिति होगी, वो जो विधानमंडल ने निर्णय लिया होगा, संशोधन किया होगा, उसके आधार पर रहते हुए वो लागू होगी आगे। कुल मिला के इस पे एक केस लॉ है जो वामन राव बनाम भारत संघ का है, जिसमें कहा गया है कि सारे जो 31 खा के अंतर्गत विनियम अधिनियम है, चाहे भले ही वो इस भाग से असंगत हो, असंगत होने की दशा में भी वो अधिनियम या विनियम जो है शून्य नहीं होंगे और उन विनियम अधिनियमों पर आधारित निर्णय विधिमान होगा। और अगर आवश्यकता पड़ती है उसके प्रश्न के बारे में तो विधानमंडल उस पर संज्ञान लेगा और उस नियम या अधिनियम के से संबंधित मामलों को निस्तारित करेगा, परिवर्तित करेगा या कह देगा ये ठीक है, तो न्यायालय का निर्णय बरकरार रहेगा। अब आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, वो आर्टिकल आ गया, सॉरी सेक्शन नहीं, आर्टिकल आ गया, आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ध्यान से समझ ले। अनुच्छेद 32 कहता है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार। हमारा जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है ये पूरी गारंटी देता है कि जो भी मौलिक अधिकार हैं वो आप सारे नागरिकों को या सारे जो कुछ ऐसे भी हैं व्यक्तियों को प्राप्त हैं, तो जितने भी मौलिक अधिकार हैं उन सब की गारंटी लेता है अनुच्छेद 32। कहता है आप परेशान नहीं होइए, कहीं पर भी अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन होगा तो हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम आपको न्याय दिलाएंगे। इसको पॉइंट वाइज समझ लें। पहला उपअनुच्छेद है 32 का। पहले बात में गारंटी की बात की गई है, कहा गया है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त जो अधिकार प्राप्त हुए हैं उनको परिवर्तित कराने का, उनको उनमें कोई कार्रवाई आपको करना है तो आप क्या कर सकते हैं। उच्च न्यायालय इस बात की गारंटी देता है कि जो भी अधिकार आपको मौलिक अधिकार मिले हैं तो आप समावेदन द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपनी बात को रखिए, अपने अधिकारों के हनन के बारे में उच्चतम न्यायालय के पास जाइए। और इस बात की गारंटी ली गई है कि आप उच्चतम न्यायालय में समावेदन द्वारा अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी बात को उच्चतम न्यायालय में लेकर आइए अगर आपके इस भाग द्वारा किसी भी अधिकार का अतिक्रमण किया गया है। दूसरे पॉइंट में बात कही गई है कि इस भाग द्वारा जो भी अधिकार मिले हैं उनको क्या करेगा, उच्चतम न्यायालय परिवर्तित कराएगा, इन्फोर्स कराएगा। अगर कहीं उल्लंघन किया जा रहा है तो उन पर उनको लागू कराएगा, उनको परिवर्तित कराएगा, इनको इन्फोर्स कराएगा, चाहे वो किसी आदेश से संबंधित हो, निर्देश से संबंधित हो या फिर किसी रिट से संबंधित हो। रिट कितनी है? 5 रिट हैं हम लोगों के भारतीय संविधान में। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश, दूसरी है प्रतिषेध, तीसरी है अधिकार प्रेक्षा, चौथी है और पांचवी है उत्प्रेषण रिट। कहने का मतलब है उच्चतम न्यायालय को पूरी अधिकारता है कि वो किसी भी निर्देश, आदेश या रिट के मामले में सारे समाधान आपको प्रदान कराए। फिर तीसरी बात कही गई है कि उच्चतम न्यायालय को खंड 1 और 2 में जो शक्तियां दी गई हैं, संसद अगर चाहे तो उन शक्तियों को जो खंड 1 और 2 में उच्चतम न्यायालय को प्राप्त हैं, संसद अगर चाहे तो किसी भी न्यायालय को ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकता है। कौन? संसद प्रदान कर सकती है और कह सकती है कि आप विधि द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग करिए
जो कि उच्चतम न्यायालय करता है। इसमें उच्चतम न्यायालय को कोई मना करने की अधिकारता नहीं है। चौथी और आखिरी बात या उपअनुच्छेद है इस अनुच्छेद 32 का, जिसमें कहा गया है कि इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किए जाएंगे। अभी आगे हम आपको बताएंगे कि कुछ अवस्थाएं ऐसी आ जाती हैं जिनमें मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। तो उन बातों को छोड़ दिया जाए जो कि संविधान में पहले से वर्णित है, उनको छोड़ दिया जाए, तो बाकी कहीं पर भी जो ये गारंटी ली गई है मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने की, वो कायम रहेगी, जारी रहेगी और उनको किसी भी आधार पर निलंबित नहीं किया जाएगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस लॉ है इसमें, जिसको हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है और यहीं पर यही निर्णय हमने डिटेल्ड भी पढ़ाया है। तो आपके पास कम समय हो तो आप ये शॉर्ट वाली 2-4 लाइनें लिख दीजिएगा, और अगर आपके पास समय हो, क्योंकि मौलिक ये जो अनुच्छेद 32 है इसको केस लॉ के साथ पूछते हैं या फिर केस लॉ देने के बाद आपसे प्रश्न पूछते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से समझ लेना है। केस लॉ ये है, सुप्रीम कोर्ट का केस ये है अनुच्छेद 32 से संबंधित, झारखंड राज्य बनाम शिव शंकर शर्मा और अन्य AIR 2022। हम हर उस जगह पर आपको केस लॉ देते हैं जहां पर ज़रूरी है और लेटेस्ट केस लॉ देने की कोशिश कर रहे हैं आपको हम। इस केस में एग्जैक्टली 2 बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने आई। पहली बात ये थी कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, रिट याचिकाओं से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 226 जो है उसमें रिट याचिकाएं दायर की जाती हैं उच्च न्यायालय में। तो प्रश्न ये था कि जनहित जो प्रावधान ये है या प्रश्न ये था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जनहितवाद की अवधारणा और उसे स्वीकार किए जाने की शर्तें, मतलब किन बातों पर, इन किन शर्तों के आधार पर जनहितवाद को स्वीकार किया जाना चाहिए न्यायालय को और किन आधारों पर, किन शर्तों पर उन्हें मना कर देना चाहिए। फिर प्रश्न एग्जैक्टली ये था, इसमें हुआ ये था कि जो झारखंड राज्य के उस वक्त मुख्यमंत्री थे उनके विरुद्ध एक जनहित याचिका दायर की गई कि इन्होंने, मुख्यमंत्री ने जो है अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध धन प्राप्त किया और खनन कार्यों में इन्होंने दखल दिया, जिसके अनुसार इन्होंने पैसा कमाया, और इस आधारों पर इन पर क्या हुई, एक जनहित याचिका हुई कि इस सब की जांच की जाए। और उच्च न्यायालय ने क्या किया, इस जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद उस जनहित याचिका को स्वीकार करने के बाद उस पर निर्णय दे दिया। कुल मिलाकर जनहित याचिका जब दायर हुई तो उच्च न्यायालय ने इनके प्रति जो है एक्शन लिया, जबकि मसला ये था इस तरह की एक जनहित याचिका पहले भी दायर हुई थी। उस मामले में क्या किया था, उत्तरांचल राज्य की बात थी ये, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, उच्च न्यायालय को बताया था कि हम कुछ पॉइंट बता दे रहे हैं, कुछ निर्देश दे रहे हैं, उन आधारों पर ही आप जनहित याचिका को लीजिए, अन्यथा नहीं लीजिए। तो चूंकि उच्च न्यायालय ने इन बिंदुओं को जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे, उच्च न्यायालय को निर्देश के आधार पर दिए थे, उन बिंदुओं को ध्यान में न रखते हुए जनहित याचिका स्वीकार कर ली थी और जनहित याचिका स्वीकार करने के बाद इनके प्रति जांच दायर करा दी थी, जो कि उच्च न्यायालय के समक्ष जब बात आई तो उच्च न्यायालय ने कहा कि इस तरह के बिंदुओं को ध्यान ना देना, उच्च न्यायालय ने उल्लंघन किया, हमारी बात को नहीं माना, इसलिए इन्होंने जो निर्णय दिया है जनहित याचिका को ग्रहण करने के पश्चात उस निर्णय को हम निरस्त करते हैं। निर्णय सार को जो हमने पूरी बात थी आपको समझा दी, अब आपको लिखना किस तरह से ये समझ लीजिए, निर्णय सार को आप ध्यान से समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी जनहितवाद इस न्यायालय के द्वारा उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफाल, ये एग्जैक्टली निर्णय था 2010 का सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दे दिए थे उच्च न्यायालय को और कहा था कि जो ये नियमावली है, जो ये दिशा निर्देश हैं, इन्हीं के आधार पर आप क्या करिए, रिट याचिकाओं को सुनिए,
अन्यथा नहीं सुनिए। अगर इन बिंदुओं के अंतर्गत आ रही है बात तो आप रिट याचिका को ग्रहण कर लीजिए, वरना उसको अस्वीकार कर दीजिए। तो हुआ क्या इस मामले में, जो ये अब आपके सामने केस है, ये जो निर्देश दिए गए थे बलवंत सिंह के चौफाल के केस में दिए गए थे। केस आपके सामने क्या है, झारखंड राज्य का है, झारखंड राज्य बनाम शिवशंकर स्वामी। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्युत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत वाद नियमावली के विरुद्ध होने तथा बलवंत सिंह चौफाल वाला जो केस था के मामले में दिए हुए निर्देश, जो कि उत्तराखंड राज्य का केस था, उसके जो निर्देश थे उनका उल्लंघन किया उच्च न्यायालय ने। इसलिए जो उच्च न्यायालय का ने जनहित याचिका को ग्रहण किया वो विधि विरुद्ध था, इसलिए हम उसके निर्णय को निरस्त करते हैं और अपील को अनुज्ञात कर लिया, मान लिया, क्योंकि कहा कि अब हम अपने हिसाब से मामले को निपटाएंगे। इसके बाद आप आ जाइए अनुच्छेद 33 में, आर्टिकल 33 एग्जैक्टली। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। क्या मतलब है, संसद क्या कर सकता है कि इस भाग 3 में मूल अधिकार प्राप्त है, चूँकि जो बलों के सदस्य हैं किसी भी बल के हों उन लोगों को भी क्योंकि मौलिक अधिकार प्राप्त है, मगर संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि उसमें क्या कर सकती है, मॉडिफिकेशन कर सकती है कि ये सेना के बलों पर ये रूल लगेंगे या ये नहीं लगेंगे। फिर अनुच्छेद 34 कहता है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। कहने का मतलब है संसद विधि द्वारा संसद इस तरह के रूल्स या विधि या नियम बना सकती है कि जहाँ पर सेना विधि प्रवृत्त है, मतलब कहीं पर ऐसा माहौल आ गया है जहाँ पर केंद्र सरकार को शक्ति बरतना पड़ रही है, जहाँ पर सेना विधि प्रवर्तित है, वहाँ पर मूल अधिकारों को निर्बंधित किया जा सकता है, रोका जा सकता है, ये शक्ति है संसद को। फिर आर्टिकल 35 आपका है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। अगर कहीं पर जो ये मौलिक अधिकार हैं इनको इन्फोर्स होने में, इनके उपबंधों को लागू करने में कहीं असुविधा हो रही है तो संसद क्या करेगी, संसद को ही सिर्फ शक्ति है, ये विधानमंडल को शक्ति नहीं है। संसद को शक्ति है कि वो इस भाग द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू करे। इस तरह से ये आपका मौलिक अधिकार वाला भाग कंप्लीट हो गया। अब आपके भाग 4 स्टार्ट होगा जिसमें क्या है, राज्य की नीति निदेशक तत्व हैं, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। अनुच्छेद 36 में कुछ नहीं है, अनुच्छेद 36 में परिभाषा बताई गई है आपको कि राज्य की परिभाषा क्या होती है, इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं। फिर आप अनुच्छेद 37 पर आ जाइए। आर्टिकल 37 कहता है 37 कि इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। कहने का मतलब है जो नीति निदेशक तत्व हैं, जैसा कि इनके नाम से ही लगता है कि ये जो राज्य में शासन चलाया जाता है उसको दिशा निर्देश देने के लिए, उस राज्य के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक तत्व है, मगर ये किसी भी न्यायालय में इन्फोर्सेबल नहीं है, इनको परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। मगर कहने का मतलब यह है कि अगर नीति निदेशक तत्वों का उल्लंघन हो रहा है तो आप उस उल्लंघन के लिए कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते, ये कोर्ट द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। मगर राज्य को चाहिए कि सारे नीति निदेशक तत्वों को फॉलो करे जिससे एक विधि पूर्वक शासन चलाया जा सके। फिर अनुच्छेद 38 में बात की गई है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। मतलब राज्य को ये सुचारू रूप से शासन बरकरार रखने के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना ज़रूरी होगा। फिर आर्टिकल 39 बहुत इम्पोर्टेंट है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। बहुत सारे नीति तत्व हैं जिनको फॉलो करना चाहिए राज्य को, उनमें से कुछ ये बता दिए गए हैं। जैसे पहला इसमें पॉइंट है कि राज्य को चाहिए कि वो पुरुष और स्त्री
सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करे। दूसरी बात बताई गई है कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो, मतलब राज्य को चाहिए कि वो सामूहिक हित ऐसा काम करे जो सामूहिक हित के लिए हो और सर्वोत्तम लाभ के लिए हो, सभी लोगों के लिए लाभ के लिए बात हो, वो ऐसी बात राज्य को करना चाहिए। तीसरी बात है आर्थिक व्यवस्था सर्वसाधारण के लिए हितकारी हो, ऐसी व्यवस्था करे जो कि सर्वसाधारण के लिए हितकारी हो। चौथी बात है पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करने का कार्य करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए राज्य को। पांचवी और आखिरी बात, जो भी बालक हैं बालकों को, उन सारे जो बच्चे हैं उन बालकों को स्वतंत्र और गरिमापूर्ण वातावरण प्रदान करे। ये भी नीति निर्देशक तत्व, मतलब कहने का ये है कि ये ऐसे कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं जिनको फॉलो करके राज्य क्या कर सकता है, सुचारू शासन को चलाएगा और जिससे सब लोगों का फायदा होगा। फिर आ जाइए आप आर्टिकल 39A में। 39A कहता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर अक्सर प्रश्न आता है, इसलिए हमने एक केस लॉ भी दिया हुआ है। इसमें इसको आप शब्दों को भी ध्यान रखिए। इसमें कहा गया है कि राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, ठीक, और वो आर्थिक या किसी नियोग्यता वाले व्यक्ति को भी, नागरिक को भी आराम से न्याय प्राप्त हो जाए। कोई भी व्यक्ति केवल निर्धनता के आधार पर या किसी नियोग्यता के आधार पर न्याय से वंचित न रह जाए, ऐसा प्रयास करेगा, ऐसा कार्य करेगा राज्य। फिर बता दिया गया कि उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा राज्य। ये सबको फॉलो करने के लिए, सबको इन्फोर्स करने के लिए इस तरह की व्यवस्था करेगा कि अगर आपके पास नहीं है तो राज्य की तरफ से आपको विधिक सहायता प्रदान की जाए, जिससे भी कोई भी व्यक्ति न्याय पाने में निर्योग्य ना हो, न्याय से उसकी पहुंच बहुत दूर ना हो जाए, ऐसे सारे काम करेगा राज्य। एक निर्णय इसमें है अनोखी लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, AIR 2019 सुप्रीम कोर्ट का केस है। एग्जैक्टली इसमें ये हुआ था, क्योंकि बहुत सारे केस आप पढ़ेंगे जिनमें शीघ्र निस्तारण का मामला आता है। शीघ्र निस्तारण को भी मौलिक अधिकार माना गया है कि जो भी मामले न्यायालय में विचाराधीन है उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए, ये भी वक्त की मांग है और मौलिक अधिकार का एक भाग है। इसी प्रक्रम में क्या हुआ, एक व्यक्ति था जिसको 13 दिन के अंदर, ये मामला एग्जैक्टली 376 और 302 का था केस, एग्जैक्टली 376 भारतीय दंड संहिता की धारा है, 376 और 302 दोनों ही भारतीय दंड संहिता की धाराएं हैं, इससे संबंधित मामला था। और इन लोगों ने, चूंकि महिला का जो ये पुरुष था, इसने ऐसा आरोप लगाया गया था कि बलात्संग करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी, तो इन्हें मृत्युदंड हो गया, फांसी की सज़ा हो गई। ये जब अपील करने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मामला 13 दिन में, जो विचारण न्यायालय था उसने 13 दिन, इतनी तेज निस्तारण किया कि 13 दिन के अंदर अंदर पूरा विचारण कर लिया और 13 दिन के अंदर अंदर ही फांसी की सज़ा सुना दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतनी तेज, भाई शीघ्र निस्तारण करना चाहिए, शीघ्र निस्तारण व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, मगर इतनी तेज नहीं करना चाहिए जिससे क्या हो, इस शीघ्र निस्तारण के चक्कर में न्याय की बलि चढ़ जाए, न्याय खुद ही वेदी पर चढ़ जाए, न्याय का ही बलिदान हो जाए। इतनी तेज पर आपको विचारण नहीं करना चाहिए था, इतनी तेज मामले को निस्तारित नहीं करना चाहिए था। और क्या हुआ, इस आधार पर जो अपीलार्थी था जिसको मृत्युदंड दिया था, उस अपीलार्थी के मृत्युदंड को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया और कहा कि इनको पर्याप्त न्याय मित्र प्रदान किया जाए जिससे ये अपनी प्रतिरक्षा पूरी तरह से कर सकें और मामले को पुनः
विचारित करने का निर्देश दिया। तो समझ गए होंगे आप बात को। फिर आ जाइए आप आर्टिकल 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। क्या होगा, राज्य क्या करेगा, अपनी आर्थिक सामर्थ्य के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को काम दिलाने का, उसको शिक्षा पाने का, बेकारी या बुढ़ापे के हालत में उसकी मदद करने का, इन सब के लिए प्रभावी कदम उठाएगा, उपबंध करेगा। आर्टिकल 42 में कहा गया है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। राज्य क्या करेगा, काम की न्याय संगतता को बढ़ाने के लिए और जो भी महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको प्रॉपर तरीके से सहायता प्रदान करेगा, उनको आराम के लिए, उनको जिस तरह से, क्योंकि वो मानसिक रूप से उस वक्त परेशान होती हैं, तो उस तरह के प्रबंध करेगा कि इनकी मदद हो सके। फिर आर्टिकल 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। राज्य ये भी काम करेगा कि इस क्षेत्र में भी काम करेगा कि जो भी मजदूर हैं, जो भी लेबर तबके के व्यक्ति हैं, उनको प्रॉपर मजदूरी मिल सके, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, उनको उनके जीविकोपार्जन के साधन प्रदान किए कराए जाएं। फिर आर्टिकल 44 है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आजकल बहुत ही विवादित विषय चल रहा है ये भारत में। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। कुछ व्यक्ति सपोर्ट में है, कुछ इसके अपोज में है। फिलहाल हमारा संविधान यही कहता है कि पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता होना चाहिए, जिससे सारे भारत के नागरिकों को एक समान अधिकार मिल सकें, एक समान उनके कर्तव्य हों, समानता रहे पूरे भारत में। फिर आप आ जाइए आर्टिकल 45 में, जिसमें कहा गया है प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान। प्रत्येक राज्य क्या करेगा, राज्य का ये कर्तव्य होगा कि जो 6 साल तक के बच्चे हैं, उनकी, जब तक वो 6 साल तक के नहीं हो जाते, उनकी शिक्षा का, उनकी देखरेख का पूरा इंतजाम राज्य करे। फिर आर्टिकल 46 पर आ जाइए, जिसमें कहा गया है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। कहने का मतलब है राज्य क्या करेगा, इस तरह से काम करेगा, राज्य को इस तरह से काम करना चाहिए कि जो भी दुर्बल वर्ग हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति को हों, जो भी शिक्षा या अर्थ के संबंध में पिछड़े हुए लोग हों, इस तरह से उनको सामाजिक न्याय दिलाए और उनको शोषण से उनकी रक्षा करे। ऐसे कदम उठाना चाहिए राज्य को। फिर आर्टिकल 48A 48A पूछा जाता है। 48 का कहता है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। राज्य क्या करेगा, राज्य को देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। फिर आ जाइए 49 एग्जैक्टली आर्टिकल आपका राष्ट्रीय महत्व के सन्न स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण से संबंधित है। राज्य को चाहिए कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं या वस्तुएं हैं, स्थान है, उसको संरक्षित करे, उस पर कोई तोड़फोड़ ना करे, इस सबसे उसे बचाए। फिर अनुच्छेद 50 इम्पॉर्टेंट है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। हमारे संविधान की ये बहुत खास बात है, बहुत अच्छी खासियत है कि वो न्यायपालिका को कार्यपालिका से बिल्कुल पृथक करता है। न्यायपालिका बिल्कुल बिना कार्यपालिका से बिना डरे हुए, बिना दबाव के स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। फिर अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। कहने का मतलब यह है कि राज्य को क्या करना चाहिए, इस तरह के कदम उठाना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे, जिससे हमारे राज्य के और हमारे देश के अन्य देशों से संबंध स्थापित रहें। जो देश में अन्य राज्य क्षेत्र हैं, उन सब के आपस में संबंध बरकरार रहें, अच्छे से रहें, शांतिपूर्वक रहें। यहाँ पर हमने अपना नंबर दे दिया 9450770672। अगर कोई आपको असुविधा हो तो व्हाट्सएप करके हमसे आप मैसेज करके कांटेक्ट कर लें।
चैनल ढूंढने में कोई दिक्कत हो रही हो डायरेक्ट आप डालें @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर, डायरेक्ट फिरोज सर भी डाल देंगे तब भी हमारा नाम सबसे ऊपर आएगा, आप हमको सर्च कर सकते हैं। फिर आप आ जाइए भाग 4 का। भाग 4 का एग्जैक्टली अंतः स्थापित हुआ है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, और इस संशोधन द्वारा, इस अंतः स्थापित द्वारा भाग 4 का जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो कि 51 जो अनुच्छेद 51 का है इसमें है। और 76वें संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। हालांकि आज की डेट में 11 मूल कर्तव्य हैं हमारे पास, 11वां जो है वो भी पूछा जाता है। ये क्या हुआ था, 86वां संशोधन हुआ 2010 में, उसके द्वारा ये जोड़ा गया, अंतः स्थापित किया गया। हम लोगों को मौलिक कर्तव्य एज इट इज़ याद करना होते हैं, क्वेश्चन पेपर में लॉन्ग में आ जाते हैं कि मौलिक कर्तव्य बताइए कौन कौन से हैं। तो पहला मौलिक कर्तव्य है हमारा कि हम संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो के रखें और उनका पालन करें। तीसरा मौलिक कर्तव्य हम लोगों का भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है राष्ट्र के सभी लोगों में समान भ्रातृत्व कहते हैं, भ्राता से बना हुआ है, भ्रातृत्व की भावना, भ्रातृत्व कहते हैं ब्रदरहुड को, भाईचारा, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, भाईचारे की ऐसे काम करें जिससे भाईचारा बना रहे, आपस में हम लोगों में लड़ाई ना हो। छठी बात है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका ये एग्जैक्टली जो आपका हम पॉइंट है छठा वाला, इसमें परिरक्षण है, परिरक्षण को कहते हैं प्रिजर्व। क्या हो, हम छठा हम लोगों के ऊपर मौलिक कर्तव्य है कि हम हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। सातवां मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दयावान बने रहें। आठवीं बात है वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा मानववाद की भावना का विकास करें। नमा मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां मौलिक कर्तव्य हम लोगों के ऊपर कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में इस प्रकार प्रयत्न करें हम लोग कि राष्ट्र जो है हमारा राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू ले। इस तरह से 10 मौलिक कर्तव्य हो गए। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है अभी हमने बताया 86वां संशोधन 2010 द्वारा अंतः स्थापित किया गया, जो कि ये कहता है 11वां मौलिक कर्तव्य कि जो माता पिता हैं या संरक्षक हैं वो क्या करें, उनके ऊपर कर्तव्य है कि वो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के आयु के बीच के अपने बच्चों को, या फिर अगर वो गार्जियन हैं तो वो अपने प्रतिपाल या वार्ड को या जिसके वो संरक्षक हैं उसको शिक्षा प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान करें। ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो कि आपको लाइन से याद करना है। इस तरह से आपको हमने मौलिक कर्तव्य पढ़ाए, नीति निर्देशक तत्व पढ़ाए और फाइनली शुरू किया था हम लोगों ने मौलिक अधिकार से। मौलिक अधिकार से शुरू करके मौलिक कर्तव्य तक हमने आज कंप्लीट करा दिया आपको। अब आपका 5वां टर्न या 5वां दिन जो हम लेंगे वो 5वें भाग से शुरू होगा। 4 का तक आपके भाग कंप्लीट हो गए, 5वां भाग 5वां दिन 5वें टर्न से अगले टर्न पर हम शुरू करेंगे। इस तरह से जो ये मैटर दे रहे हैं सारे एग्ज़ाम्स, जितने भी जुडिशरी एग्ज़ाम्स हैं इंडिया में, चाहे वो HJS हो, APO हो या PCSJ हो या फिर AIBE का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर आप LLB करते करते जज की नौकरी कर रहे हो, सबके लिए पर्याप्त मैटर है। इसलिए अपने संबंधित सारे साथियों को इस मैटर को शेयर कर दीजिए और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सारे वीडियो आपको लाइन से मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट की हम प्ले लिस्ट भी बना देते हैं। और अब हमने क्या किया है, पूरा सब्जेक्ट भी हम आपको दे रहे हैं। अगर आपके पास डे वाइज टाइम नहीं है
तो आप पूरा सब्जेक्ट भी हम दे देंगे। जैसे हम पूरा सब्जेक्ट आईपीसी दे चुके हैं, सीआरपीसी दे चुके हैं, एविडेंस एक्ट दे चुके हैं, इसी तरह से जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हो जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन भी हम एक दिन में पूरा दे देंगे। आपके पास अगर टाइम हो तो पूरा एक दिन में पढ़ लीजिए, वरना पार्ट्स में तोड़ तोड़ के पढ़ लीजिए। तो इस तरह से हमारे मैटर को शेयर करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।